वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है वह है 12th बायोलॉजी चैप्टर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण, जिसके एक वीडियो मैंने क्लियर कर रखी है ना। ये वीडियो है नीट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है, ठीक है ना। तो सीधा हम लोग चलते हैं पॉइंट में कि आज के जो मेन टॉपिक है वो है रेड डाटा बुक और उससे संबंधित कुछ और अन्य जानकारियाँ है ना। तो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें पिछले वीडियो में पढ़े थे जैव विविधता के विलोपन के हानि या कारण, है ना। अब हमारा मेन टॉपिक वो है संकटग्रस्त वनस्पति एवं प्राणी जाति। जो वनस्पति खत्म होने की कगार में है या कोई कुछ खत्म हो गई, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रेड डाटा बुक क्या है, ठीक है ना। देखिए, रेड डाटा बुक एक ऐसा माध्यम है जिसमें जीवों की प्रजातियों के प्रकार, जीव के कितने प्रकार हैं, कितनी प्रजातियां हैं, वो सब लिखा रहता है ना। लेकिन रेड मतलब क्या होता है? खतरे के। रेड मतलब ऐसे जाति के बारे में लिखना है जो कि क्या हो सकता है कि अभी खतरे के कगार पर हो, है ना। चलिए पूरा क्लियर करूंगा, समझ आएगा ज़्यादा कि रेड डाटा बुक ऐसा माध्यम है जिसमें जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया गया है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है। मतलब उसके जो जातियां हैं, प्रजातियां, वो खत्म होने वाली है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे घर में अधिकतर एक सोन चिड़िया बोलते हैं ना, ठीक है ना, वो रहती थी घर घर में, अक्सर देखे होंगे छोटे छोटे घोंसले बनाकर। वो आजकल नहीं दिखती है, मतलब वो विलोपन के कगार में एक प्रकार से, ठीक है ना। तो रेड डाटा बुक ऐसा माध्यम है जिसमें जीवों की प्रजातियों के प्रकार तथा उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रही है, ठीक है ना। इसका प्रकाशन 1963 में किया गया था, लेकिन 2004 में इसे संशोधित कर प्रकाशित किया गया। इसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। क्लियर है? ये अपने पास रेड डाटा बुक क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग चलते हैं कि रेड डाटा जो बुक है उसको प्रकाशित करने के क्या क्या उद्देश्य थे, है ना। मतलब जो रेड डाटा बुक है उसको प्रकाशित करने का क्या उद्देश्य था। उद्देश्य हम पहला देखते हैं हम लोग कि संकटग्रस्त प्राणियों के प्रति जन जागरण उत्पन्न करना, क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक धरोहर है, जो प्रकृति का प्रकृति का शोभा को बढ़ाता है, उन सब की हमको अभी तक अगर जानकारी नहीं होगी तो हम लोग उसका क्या नहीं कर पाएंगे, संरक्षण नहीं कर पाएंगे। इसलिए रेड डाटा बुक बनाया गया। तो संकट प्रायः प्रजातियों के प्रति जन जागरण उत्पन्न करना एवं सूचना प्रसारित करना, इसका उद्देश्य था रेड डाटा बुक बनाने का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये है कि संकटग्रस्त, जो ग्रस्त हो गया है ना, ठीक है, मतलब खत्म होने वाला है, तो संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान कर उसका अभिलेख तैयार करना। अभिलेख तैयार कर सकते हैं उसका, ठीक है ना, एक निबंध टाइप से, है ना। तीसरा, जैव विविधता को पूर्वावस्था में लाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। मतलब कहा जाए कि जैव विविधता है उसको पूर्वावस्था, मतलब अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई, कन्फ्यूजन नहीं, अभी थोड़ा सा ये क्या होता है कि जैव विविधता में कमी आने लगती है, ठीक है, विलोपन हो रही है। तो उस विलोपन को इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। रेड डाटा के आधार पर हम लोग पहले प्राणियों को समझेंगे, उसके बाद उस प्राणियों का संरक्षण करेंगे। ओके, इस तरह से क्लियर हो गया ना। चलिए, तो ये हो गया आपका संकटग्रस्त वनस्पति एवं प्राणी जाति, ठीक है ना। आगे का जो पॉइंट है वो है जातियों के विलुप्तीकरण का भय। दुर्लभ जातियों के संरक्षण हेतु कानूनी स्तर पर, ठीक है, बनाए गए नियम। ओके, तो कानूनी स्तर पर बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, उसके आधार पर अलग अलग प्राणियों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है। तो ये आपका मेन पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट एक छोटे छोटे पॉइंट में अलग अलग करके आता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है विलुप्त जाति। मैंने बताया कि जातियों के विलुप्तीकरण का भय, मतलब जो जातियां वो विलुप्त हो रही है उसके आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि कोई पूरा विलुप्त हो गया है, कोई थोड़ा बचा हुआ है, थोड़ा एकदम ज़्यादा न बचकर एकदम कम ही बचा हुआ है, ऐसे करके हर को अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो उसी के आधार पर पहला नंबर का हमारा पॉइंट आता है, उसका नाम है विलुप्त जाति, ठीक है ना। कौन सी जाति? विलुप्त जाति। विलुप्त जाति में हम लोग पहले चलते हैं, विलुप्त जाति जो पूर्णतः खत्म हो गया है ना। तो वे जातियां, विलुप्त जाति क्या है, उदाहरण दीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो वे जातियां जो लंबे समय से ना तो अपने स्थानीय आवास में और ना ही विश्व के किसी संभावित स्थल में देखे गए हों, ठीक है, जहां वे पहले पाए जाते थे। तो वे जातियां जो कि लंबे समय से ना तो किसी स्थानीय आवास में है ना, आवास में, और ना ही विश्व के किसी भी संभावित स्थल में देखे गए हों, ठीक है,
यहाँ पर ना जोड़ दिए है ना, तो यहाँ पर देखे गए हों ऐसे लग रहा है आपको, ठीक है ना, देखे नहीं गए हों ऐसा होता अगर यहाँ पर ना जुड़ता। तो इतना तो कॉमन सेंस है आपके पास, है ना, कि वे जातियाँ जो लंबे समय में न तो अपने स्थानीय आवास में और न विश्व के किसी संभावित स्थल में देखे गए हों जहाँ वे पहले पाए जाते थे, तो उन्हें विलुप्त जातियाँ कहकर सूचित किया जाता है। ठीक है ना, ओके। अब क्या है ऐसा, तो हम लोग नाम बहुत सुने हैं किसका, डायनासोर का, ये होता तो हम लोग नहीं होते, ठीक है ना, डायनासोर। और एक नाम है लाल पांडा, अभी तो सफ़ेद पांडा मिलता है ना, लाल पांडा ये बांस के टहनियों को खाता था, कीड़ा नहीं है ना, एक भालू टाइप से कुछ जानवर है छोटा सा, ये नेट में सर्च करिएगा लाल पांडा करके, वो निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से वे विलुप्त जातियाँ हैं, है ना, खत्म हो गई, है ना। अब थोड़ा सा चलते हैं हम लोग विलुप्त प्राय ना, यहाँ पर मैंने संकट प्राय बोला था ना, ठीक है ना, ये विलुप्त हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब विलुप्त प्राय मतलब संकटपन्न, ठीक है ना, मतलब ये पूरा विलुप्त नहीं हुआ है। देखिए ध्यान से कि वे जातियाँ जिनकी निकट वे जातियाँ जिनकी निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है, मतलब पूरा विलुप्त नहीं हुआ है, अब होने वाला है ऐसा है, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा विलुप्त, है ना। तो वे जातियाँ जिनकी निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना है विलुप्त प्राय जातियाँ कहलाती है। जैसे कि अभी बताया था मैंने, घर में रहने वाला चिड़ैया उसको बोलते हैं सोन चिड़ैया, ठीक, ये विलुप्त प्राय जाति है। ओके ना, ये विलुप्त प्राय जाति के जस्ट बाद हम लोग चलते हैं, है ना, सुबोध, ये कह सकते हैं अनुरक्षित। चलिए आगे आता है अनुरक्षित या सुबोध जातियाँ, ठीक है ना, सुबोध नहीं, सुभेद जातियाँ अनुरक्षित बोलते हैं, है ना। चलिए यहाँ समझिए कि ऐसी जातियाँ जिनकी निकट भविष्य में संकटापन्न होने की संभावना हो, मतलब इसके जस्ट पीछे बताया उसका क्या नाम था, संकटापन्न था, मतलब वो एकदम समाप्त होने वाली है, वो है संकटापन्न। अब सुबोध वे जातियाँ हैं, तो ऐसी जातियाँ जिनकी निकट भविष्य में संकटपन्न, मतलब वो अभी सुबोध में है, सुभेद में है, सुभेद में है, लेकिन हो सकता है कि कल के डेट में वो कहाँ पर चला जाए, संकटपन्न में चला जाए, मतलब विलुप्त प्राय में चला जाए, ठीक है ना। तो ऐसी जातियाँ जिनकी निकट भविष्य में संकटापन्न होने की संभावना हो तो उसे सुभेद जाति कहते हैं। जैसे कि चील अभी मात्रा में तो पाया जाता है, बहुत मात्रा में पाई जाती है, लेकिन हो सकता है कल के डेट में वो थोड़ा सा कम हो जाए, संकटग्रस्त में आ जाए, संकटपन्न में आ जाए, उसके बाद वहाँ से वो कहाँ चला जाए, विलुप्त में चला जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये अनुरक्षित। ओके, आगे का पॉइंट आता है आपका चौथा नंबर का दुर्लभ जातियाँ मतलब कहीं कहीं पर पाया जाने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग दुर्लभ जातियाँ, ठीक है। देखिए वे जातियाँ जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना, तथा कम जनसंख्या घनत्व वाले होते हैं, जिसकी जनसंख्या बहुत ही कम होती है, कम जनसंख्या घनत्व वाले होते हैं, उसे दुर्लभ जातियाँ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सफ़ेद शेर, हमारे यहाँ पीला शेर मिलता है ना, हमारे यहाँ नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब हमारे एरिया में, है ना, सफ़ेद शेर गरियाबंद एरिया में, ठीक है। तो सफ़ेद शेर और असम का गैंडा देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सब क्या है, बहुत ही कम दुर्लभ कभी कभी दिखता है, ऐसी जातियाँ है, ये आपका है दुर्लभ जातियाँ, ठीक है ना। अब आगे आता है अपर्याप्त ज्ञात जाति मतलब जिसका हम लोग अभी तक से ज्ञान ही नहीं है ना। तो ऐसी जातियाँ जो कि संरक्षण श्रेणी में तो रखी गई हैं, लेकिन उनके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो उसे अपर्याप्त ज्ञात जाति कहते हैं, ठीक है ना। अपर्याप्त ज्ञात जाति मतलब कहा जाए जिस जाति का हमको ज्ञात नहीं है, तो उसको उदाहरण भी ज्ञात थोड़ी रहेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो इस तरह से मैंने आपको मैंने इसको बांटा किसको, कि विलुप्तीकरण की आधार पर, ठीक है ना, कितने प्रकार के जातियाँ हैं। पहला विलुप्त है, दूसरा विलुप्त प्राय है, तीसरा अनुरक्षित है, चौथा दुर्लभ है, पांचवा अपर्याप्त ज्ञात जाति है। अब देखिए कुछ वैज्ञानिक क्या करते हैं, अपने मन से और बांटने लगे। देखिए मेस एमलैंड के अनुसार विलुप्तीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। अब वो तो बांटा वो अलग तरीका है, नहीं है, अब इसने कुछ दूसरा तरीका बांटा है ना, ठीक है। पहला आता है क्रांतिक विलुप्त प्राय जातियाँ, वे जातियाँ जिनमें 5 वर्षों के अंदर, वे जातियाँ जिनमें 5 वर्षों के अंतर्गत 50% विलोपन की संभावना होती है, क्रांतिक जातियाँ कहलाती हैं,
चलिए, दूसरा है संकटापन्ना। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले में और, है ना, ठीक है, लेकिन इसको कुछ अलग तरीके से बांटा गया है, क्लियर है। तो इसको विलुप्त प्राय जाति भी कहा गया है। विलुप्त प्राय अभी पढ़े हम लोग, है ना। तो वे जातियाँ जिनमें 20 वर्षों के अंतर्गत 20% विलोपन की संभावनाएं होती है, वो संकटापन्ना जातियाँ कहलाती हैं, क्लियर है। उसी को डबल तरीके से बताया जा रहा है। क्या है, वैज्ञानिक लोग थोड़ा सा अपना अपना मान्यता ज़्यादा दिखाने के लिए, मान्यता विकसित करने के लिए सब ये करते हैं। ओके, चलिए, इसको तीसरा भागों में बांटा गया है। अनुरक्षित अर्थात सुभेद, इसमें सुभेद बोलने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है मेरे को ना, सुभेद जातियाँ। तो वे जातियाँ जिनमें 100 वर्षों के अंतर्गत 10% विलोपन की संभावना होती है, उसे सुभेद जातियाँ कहते हैं। बस ये तीनों भागों में बांटा गया है ना। चलिए, तो इस तरह से हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कि भारत के प्रमुख संकटग्रस्त पौधों में चलते हैं, ठीक है ना। तो हर एक पौधे के बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं, एक आध दो पौधे के बारे में ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है ना। तो भारत के प्रमुख संकटग्रस्त पौधे में देखते हैं। तो पहला पौधे का नाम है, अपने पास जो नाम है वो पहली बार सुनोगे, इसके आधार पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो रोडोडेंड्रॉन एजवर्थाई, रोडोडेंड्रॉन एजवर्थाई क्या है ऐसा पूछेंगे, ठीक है ना। तो संकटग्रस्त पौधे हैं, है ना। यह एक शोभाकार एपिकाइट है, यह एक शोभाकार एपिकाइट है जो कि हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। इसको हम लोग क्या जानेंगे, है ना, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको डायरेक्टली हम लोग दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन नेट में आप सर्च करोगे ना एजोडेंड्रॉन एजवर्थाई तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो ये जो बोलता हूँ जी, रोडोडेंड्रॉन एजवर्थाई थाई, रोजोडेंड्रॉन एजवर्थाई। ओके, तो यह एक शोभाकार एपिकाइट है ना, जो कि हिमालय के पूर्वी क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा का नाम आप देखे हैं, कोमीफोरा वाईटीआई, कोमीफोरा बोलेंगे इसको, क्रोमी नहीं बोलेंगे, कोमीफोरा। तो यह वृक्ष राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। इसे गुग्गुल कहते हैं, गुग्गुल का पेड़, ठीक है ना। ये सब संकटग्रस्त पौधे हैं भारत के। और तीसरा देखते हैं हम लोग, डिस्चिडिया बेंथालेंसिस, ठीक है ना। यह आरोही पौधा घट, ठीक है ना, यह आरोही पौधा घट बनाता है। यह पौधा प्रायः नेपाल और सिक्किम में रहता है। घट मतलब क्या होता है, पैचर बोलते हैं उसको, पैचर बनाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये पैचर मतलब कहा जाए एक प्रकार से आरोही मतलब जैसे कि एक और होती है, और मतलब घटते क्रम में, पैचर मतलब बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे पैच बनाते जा रहा है, ठीक है। ये पैचर पौधा बोलेंगे, डिस्चिडिया बेंथालेंसिस, ठीक है ना। चलिए, चौथा पौधा है अपने पास सेप्रिया हिमालयाना, ठीक है। तो यह पौधा केवल अरुणाचल प्रदेश की, है ना, अरुणाचल प्रदेश देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं, मिसमी पहाड़ियों में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की मिसमी पहाड़ियों में पाया जाता है। और पाइनस लास्ट आ जाएगा आपके पास, पाइनस जिरार्डियाना, इसे चिलगोजा पाइना कहा जाता है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चिलगोजा पाइन कहते हैं। और यह हिमालय लिख देना, यहाँ हिमालय के पहाड़ी में पाया जाता है। हिमालय में सब मिलेगा आपको, हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है। ओके, हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है। तो इस तरह से भारत के प्रमुख क्या है, संकटग्रस्त पौधे हैं। और बहुत सारे पौधे हैं जो आपको बुक्स में मिलेंगे, है ना। चलिए, आगे का टॉपिक है वह जैव विविधता का संरक्षण, है ना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
ओके, तो संरक्षण क्या है और संरक्षण की क्या ज़रूरत है थोड़ा देख लेते हैं हम। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल से इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वही अक्सर पेपर में आ जाता है एक आध बार, है ना। तो मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि के कारण मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि के कारण जैव विविधता में लगातार कमी आ रही है। ठीक है, मतलब मनुष्य की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो पौधों को काटता है, तो कभी कभी शिकार के लिए यूज़ करता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कारणों के कारण जो जैव विविधता उसमें क्या होती है, लगातार विलोपन हो रहा है, कमी आती जा रही है। ठीक है ना, अब इसका संरक्षण एकदम जरूरी है। ओके, तो मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि के कारण जैव विविधता में लगातार कमी आ रही है, जिसके कारण वनों की कटाई हो रही है। ठीक है ना, जिसके कारण यहाँ पर लिख सकते हैं आप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कि मनुष्य की जनसंख्या वृद्धि के कारण जैव विविधता में लगातार कमी आ रही है। ठीक है ना, जिनके कारण वनों की कटाई हो रही है। परिणाम स्वरूप जीवों के प्राकृतिक आवास समाप्त हो रहे हैं। इन्हीं प्राकृतिक या मानवीय क्रियाओं से जैव विविधता का बचाव और जैव विविधता का संरक्षण कहलाती है। मतलब कहा जाए मानवीय क्रियाएं हैं, मानव के द्वारा होने लगी क्रियाएं हैं, इन सब से अगर बचाव किया जाए तो जैव विविधता का संरक्षण वही कहलाता है। ठीक है ना, तो जैव विविधता संरक्षण के करने के प्रमुख कारण, ये ज़्यादा समझाया नहीं, आपको देखकर लिख देना बस। ठीक है ना, जैव विविधता संरक्षण के प्रमुख कारण में चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैव विविधता संरक्षण के करने के प्रमुख कारण क्यों किया जाना चाहिए। पहला, प्राकृतिक संपदा तथा उसकी जैविक परिपूर्णता को संरक्षित रखने के लिए। मतलब जो प्राकृतिक संपदा था उसको परिपूर्ण करने के लिए, क्योंकि प्रकृति में कोई चीज़ की कमी होती है तो प्रकृति विनाश रूप धारण कर लेता है ना। तो प्राकृतिक संपदा तथा उनकी जैविक परिपूर्णता को संरक्षित करने के लिए। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर के विघटन, अम्ल वर्षा तथा पृथ्वी के तापक्रम पर नियंत्रण हेतु। ओजोन परत क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये ओजोन परत है लगातार क्या होती है, कम होती जा रही है। ठीक है ना, तो इसको विघटित होने से रोकने के लिए। अम्ल वर्षा बहुत हानिकारक है, इसके रोकने के लिए। तब पृथ्वी के तापक्रम, इसको पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता है, उसको हरित गृह प्रभाव कहते हैं ना, उसको भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर के विघटन, अम्ल वर्षा तथा पृथ्वी के तापमान पर नियंत्रण हेतु। तीसरा, मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा हेतु, जो कि प्रजाति विविधता में कमी के दुष्प्रभाव से आशंकित है। मतलब कहा जाए कि मनुष्य का अस्तित्व भी नाश हो सकता है, अगर पृथ्वी नहीं रहा तो मनुष्य कहाँ रहेगा ना। ठीक है, इस तरह से जैव विविधता का संरक्षण एकदम अनिवार्य है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जैव विविधता का संरक्षण क्लियर कर लिए। अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे जैव विविधता के संरक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसके पहले मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आप एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, जो आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। यह था भारत के बहुत प्रमुख तप्त स्थल क्या क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा देखिए कि यहाँ पर बोला कहा जा रहा है, देखिए जैव विविधता के तप्त स्थल क्या है। तो विश्व के ऐसे स्थल, तप्त स्थल क्या है ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो विश्व के ऐसे स्थल जहाँ पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के पौधे एवं जंतु फलते फूलते हैं। मतलब वहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। अब देखिए हिमालय है, हिमालय में कोई व्यक्ति जाकर हस्तक्षेप थोड़ी करेगा, है ना। तो विश्व के ऐसे स्थान जहाँ पर बिना मानवीय हस्तक्षेप के पौधे एवं जंतु फलते फूलते हैं, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वनस्पति व जीव जंतु की प्रजातियों में विविधता पाई जाती है। ठीक है ना, विषमता पाई जाती है, तो ऐसे स्थान जैव विविधता के तप्त स्थल या उष्ण बिंदु कहलाते हैं। ठीक है ना, उदाहरण विश्व के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो विश्व के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ना, वहाँ अपना प्रमुख तप्त स्थल है। और आप क्वेश्चन आता है कि भारत के जैव विविधता के तप्त स्थल के नाम लिखिए। तो भारत के जैव विविधता के 3 तप्त स्थल है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और श्रीलंका एंडोवर्मा। ठीक है ना, तो इस तरह से 3 प्रकार के हमारे पास प्रमुख तप्त स्थल है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है, और आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत सारे हमारे भारत के प्रमुख संकटग्रस्त जंतु का नाम भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आप अगर आगे और देखना चाहते हैं तो भारत के प्रमुख संकटग्रस्त जंतु ये सब है ना। जैसे कि सामान्य नाम भी है, वैज्ञानिक नाम भी है। सामान्य नाम इधर देखिए, सांभर है, स्त्रोत भालू है। ठीक है ना, इन सब का वैज्ञानिक नाम भी है। सब क्या है, संकटग्रस्त जंतु हैं। ठीक है ना, संकटग्रस्त जंतु कह सकते हैं इसको। ओके, तो इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, केवल आपके कहा जाए जानकारी के लिए ये है। ठीक, क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट होगी। और आप लाइन से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेगा, 12th बायोलॉजी क्लासेस विद बलराम साहू करके, वहाँ पर टेलीग्राम सर्च करें, वहाँ जुड़िए, आपको लाइन से वीडियो मिलेगा। क्लियर है।